इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये वर्ड जितना ज़्यादा सुना हुआ लगता है उतना ही ज़्यादा टेंशन देने वाला भी है, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार नए रूल्स और नए चेंजेस लेकर आती है जिनसे अप टू डेट रहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए इन रूल्स से अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 में आए नए चेंजेस के बारे में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ड्यू डेट्स के एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहूंगी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 की ड्यू डेट्स बढ़ाकर कर दी गई है 15 सितंबर 2025, जो नॉर्मली होती है 31 जुलाई 2025। वहीं अगर आपका ऑडिट केस है तो ये ड्यू डेट आपके लिए एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 31 अक्टूबर 2025। अब बात करते हैं ITR फाइलिंग्स में आए चेंजेस की। तो अब ITR 1 और ITR 4 का स्कोप गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ज़्यादा लोग ITR 1 एंड ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ये वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम अप टू ₹50 लाख है। वहीं पहले अगर आपका इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो आप ITR 1 एंड ITR 4 के स्कोप से बाहर रहते थे। मतलब आप ITR 1 या ITR 4 भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहते थे। वहीं अब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹1.25 लाख है तो आप इजीली बिना किसी दिक्कत के ITR 1 एंड ITR 4 भर सकते हैं। ये चेंज उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो सैलरी या बिजनेस इनकम के साथ थोड़ा बहुत शेयर्स या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको कॉम्प्लेक्स ITR फॉर्म्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल फॉर्म्स एंड सिंपल फाइलिंग्स। दोस्तों, अगर आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स सेल किए हैं अंडर बायबैक स्कीम तो उसे अब डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदती है तो शेयर होल्डर को जो इनकम होती है उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख रुपए बायबैक से कमा रहे हो और आपका स्लैब रेट 30% है तो आपको 1.5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा, फिर चाहे आपका एक्चुअल प्रॉफिट कम हो। पहले ये कैपिटल गेन में आता था, लेकिन अब ये इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। इसलिए एक्यूरेट रिपोर्टिंग और टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब आपको हर उस इनकम के लिए TDS सेक्शन बताना होगा जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है। ये चेंज ITR 1, 2, 3 एंड 5 पर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी, FD इंटरेस्ट या रेंट पर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको फॉर्म भरते टाइम ये क्लियरली बताना होगा कि किस इनकम पर किस सेक्शन में TDS डिडक्ट हुआ है। जैसे सैलरी पर सेक्शन 192 में, रेंट पर सेक्शन 194I में और FD इंटरेस्ट पर सेक्शन 194A में। ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि TDS और इनकम की रिपोर्टिंग प्रॉपरली मैच हो जाए। अगर आप गलत सेक्शन रिपोर्ट करते हैं तो आपका रिफंड डिले हो सकता है या वेरिफिकेशन के लिए नोटिस भी आ सकता है। सो बी अवेयर व्हाइल रिपोर्टिंग द सेक्शन। इस सिनेरियो में सबसे बेटर तो ये होगा कि आप अकाउंटिंग करते टाइम ही TDS का सेक्शन बाइफरकेट कर दे। कैसे, चलिए देखते हैं। जब आप अकाउंटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें इंटरेस्ट इनकम हुई है ऑफ ₹20,000 जिस पर TDS डिडक्ट होगा ऑफ ₹2,000, तो इसकी रिपोर्टिंग हम इस तरह से करेंगे। हम जाएंगे सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग में। यहाँ पे वाउचर बुक्स में जाएंगे। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इसलिए हम जर्नल पे जाएंगे। क्रिएट न्यू एंट्री पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम हमारा रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और डेट सिलेक्ट करेंगे और हमारा डेबिट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो हम बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट डालेंगे जो 20,000 है। वहीं हमारा TDS रिसीवेबल का अकाउंट भी डेबिट होगा। यहाँ पर हम 194A इंटरेस्ट, TDS और इंटरेस्ट वाले अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अलग अलग TDS के अकाउंट बना के रखे हैं ताकि हमें रिपोर्टिंग करते टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा 2,000। ये 2,000 TDS का अमाउंट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा बैंक से अमाउंट जो है वो 2000 से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा 18,000 और यहाँ पर होगा 2000।
टोटल 20,000। क्रेडिट करेंगे हम अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में हम क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट इनकम और सिंपली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम हमारी एंट्री यहाँ पर देखेंगे, जो है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट ₹18,000, टीडीएस रिसीवेबल मतलब 194A में इंटरेस्ट पर डिडक्ट हुआ टीडीएस ₹2,000 एंड हमारी इनकम जो है ₹20,000। तो अब जब हम रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो हम सिंपली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाके अकाउंट रिसीवेबल में टीडीएस रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाके हमारा बैलेंस शीट ओपन करेंगे, जहाँ पर हमें असेट साइड में करंट असेट्स में हमारा टीडीएस रिसीवेबल दिखेगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग करते टाइम ही हम जिस इनकम पर हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको उसके स्पेसिफिक सेक्शन के साथ में डाल देंगे। तो इस तरह से इजीली हम अकाउंटिंग करते टाइम ही बाइफर्केशन कर लेंगे, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे हम सिंपली वो सेक्शन और वो इनकम मैच कर पाए। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज गो एंड चेकआउट। असेसमेंट ईयर 2025-26 के ITR 1 में एक नया और इम्पैक्टफुल चेंज आया है, जो है टीडीएस कोड वैलिडेशन। मतलब अब ITR 1 भरते टाइम अगर आपके 26 AS में कुछ स्पेसिफिक सेक्शन से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आप ITR 1 भरने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। मतलब अब यूटिलिटी आपको ऑटोमेटिकली ITR 1 भरने से डिस्क्वालीफाई कर देगी, ताकि आप गलत ITR भरने से बच जाएं। ये चेंज फाइलिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए किया गया है। ऐसे ही कुछ डिस्क्वालीफाइंग सेक्शंस हैं 194B लॉटरी विनिंग, 194BB हॉर्स रेस विनिंग, 194S क्रिप्टो इनकम, 194LA लैंड और बिल्डिंग कंपनसेशन, 195 या 196A नॉन रेसिडेंट पेमेंट एंड 194Q एंड 194R क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। अगर इनमें से कोई भी कोड आपके 26 AS में दिख रहा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं, तब आपको ITR 2 या ITR 3 फाइल करना होगा। ध्यान रहे, गलत ITR फाइल करने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकता है और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए रिटर्न फाइलिंग करते टाइम अवेयर रहें। दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं और आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो ये चेंज आपके लिए है, क्योंकि अब आपको उन डिडक्शंस का डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे फॉर सेक्शन 80C आपको बताना होगा कि आपने किस टाइप का इन्वेस्टमेंट किया, जैसे PPF, NSC या ELSS, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और किसके नाम पर इन्वेस्ट किया। वहीं सेक्शन 80D में इंश्योरर का नाम, पॉलिसी नंबर और प्रीमियम का ब्रेकडाउन देना होगा, खुद के लिए, फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए अलग अलग। वहीं HRA क्लेम करते टाइम आपको लैंडलॉर्ड का नाम देना होगा, आपने कितना रेंट पेमेंट किया है उसकी डिटेल देनी होगी, और अगर रेंट का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो लैंडलॉर्ड का पैन भी लगेगा। वहीं सेक्शन 80E एंड 80EEA के लिए एजुकेशन या होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट और लेंडर का डिटेल भी सबमिट करना पड़ेगा। ये सब डिटेल्स अब मैंडेटरी है फॉर वैलिड एंड एक्यूरेट डिडक्शंस। दोस्तों, एक नया और इम्पोर्टेंट चेंज जो आया है इस साल के ITR में, वो है असेट एंड लायबिलिटी रिपोर्टिंग की लिमिट। जहां पहले अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ₹50 लाख से ज्यादा होती थी तब आपको असेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल ITR में फिल करनी पड़ती थी। वहीं इस फाइनेंशियल ईयर से ये लिमिट बढ़ा के कर दी गई है ₹1 करोड़। मतलब अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ₹1 करोड़ से ज्यादा है तब ही आपको अपने असेट एंड लायबिलिटी की डिटेल्स अपने ITR में फिल करनी है। इस चेंज का मकसद है कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करना और उन टैक्स पेयर के लिए हेल्पफुल रहना जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम ₹1 करोड़ से ज्यादा है। तो अब अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो अब आपको असेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल ITR में देने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप टैक्स फाइलिंग को थोड़ा आसान और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए लिया गया है। अब अगर आपने अपने कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी को बेचा है तो अपनी सेल डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि नए कैपिटल गेन रूल्स के अकॉर्डिंग अब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन जो है वो सेल डेट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी अब अपडेटेड कैपिटल गेन रूल्स रिफ्लेक्ट करेगी, जैसे ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस फॉर इक्विटी बॉट बिफोर 1 Feb 2018, इंडेक्सेशन रूल्स फॉर नॉन इक्विटी असेट्स एंड सेग्रीगेटेड रिपोर्टिंग फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स।
तो गलत सेल डेट मतलब गलत टैक्स लायबिलिटी। तो या तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या फिर आपके रिफंड में दिक्कत आ सकती है। तो अपना ITR फाइल करते टाइम अपनी सेल डेट को केयरफुली चेक करें, क्योंकि सही सेल डेट मतलब सही कैपिटल गेन का रिपोर्टिंग एंड सही टैक्स फाइलिंग। इस साल की ITR फाइलिंग यूटिलिटी में काफी ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस ऐड की गई है, जिससे फाइलिंग प्रोसेस और भी इजी और एरर फ्री हो गई है। अब आपको मिलेगा रियल टाइम फील्ड वैलिडेशन, यानी गलत या मिसिंग एंट्री पर तुरंत अलर्ट, ऑटो टैक्स कैलकुलेशंस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, मैंडेटरी फील्ड अलर्ट एंड एरर समरी शीट, जिसमें एक ही जगह आपको सारी गलतियां दिख जाएगी। इसका मेन बेनिफिट, आप एरर्स से बच जाते हो और रिटर्न फाइलिंग ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट हो जाता है। चाहे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, HRA क्लेम कर रहे हो, फ्रीलांसर हो या बिजनेस पर्सन हो, डिडक्शंस में प्रिसीजन और एक्यूरेसी अब जरूरी हो गया है। सिस्टम स्मार्ट हो गया है, तो ये वक्त है हमें भी स्मार्टली टैक्स फाइल करने का। दोस्तों, अगर आपने घर लोन पर लिया है और वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसकी रिपोर्टिंग इस साल आपको और एक्यूरेट करनी पड़ेगी। फिर चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो या न्यू टैक्स रिजिम में, आपको बताना पड़ेगा आपने उस लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया है, लेंडर का नाम और पैन एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस। इसका फायदा ये है कि अब आप ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन होम लोन इजीली क्लेम कर सकते हो। ये डिटेल्स अब ITR में भरना मैंडेटरी है, ताकि सिस्टम वेरीफाई कर सके कि जो क्लेम है वो सही है या नहीं। नए ITR फाइलिंग के चेंजेस में जहां ITR 1 एंड ITR 4 का स्कोप बढ़ गया है, वहीं फॉर्म्स में अब स्ट्रिक्टर वैलिडेशन रूल्स लग गए हैं, जहां पर आपको हर इनकम और इन्वेस्टमेंट का डिटेल डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी हो गया है। गलती से फाइल की गई रिटर्न डिले हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है या आपको नोटिस भी आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप रिटर्न एक्यूरेटली फाइल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और जो भी डिडक्शंस आपने क्लेम किया है उनका प्रूफ अपने पास हैंडी रखें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग करें और अगर ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट का हेल्प भी ले सकते हैं। अर्ली फाइलिंग से आपका रिफंड भी अर्ली आएगा और आपको टैक्स डिडक्शंस और क्लेम करने में ईजी होगा। सो हैप्पी टैक्स फाइलिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।